देखो लैमार्किज्म तो ये बता के जाता है कि कोई भी पहले जो होता है उसमें जब एनवायरनमेंट में चेंजमेंट होता है तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में क्या करता है, चेंजमेंट करता है। ये तो कौन बोल के जाता है, लैमार्क। डार्विन क्या बोल के जाता है, डार्विन ने क्या बोला था, डार्विन ने बोला था कि ऑर्गेनिज्म अपने आप में चेंजमेंट नहीं करता बिल्कुल भी। अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो जो उस कंडीशन में रहने लायक था वो तो बच जाएगा, और जो उस कंडीशन में रहने के लिए फिट नहीं था वो मारा जाएगा। तो एक का नंबर तो बढ़ जाएगा, दूसरे का नंबर कम हो जाएगा। जैसे अगर आपको ध्यान हो, जब आप छोटे थे तो पहले छोटे छोटे मच्छर मिलते थे, बिल्कुल ध्यान है बचपन का, बिल्कुल छोटे छोटे से मच्छर होते थे। और अभी वो छोटे वाले मच्छर बिल्कुल भी नहीं है, अब बड़े बड़े है ना, हेलीकॉप्टर वाले मच्छर आ गए हैं। इन जो निहायती बेशरम है ना ये वाले मच्छर, मतलब पहले वाले ऐसे थे कि आप कूलर पंखा चालू कर लेते थे ना तो उस टाइम पे वो काटते नहीं थे, मतलब हल्का सा बहुत कम वेट था उनका तो उसके सामने टिक ही नहीं पाते थे ना कूलर पंखे की हवा के सामने। अब ये वाले बिल्कुल बेशरम मच्छर है, मतलब अगर आपने इस साइड से कूलर लगाया हुआ है तो दूसरी साइड में आके काट लेंगे आपको, मतलब ऑल आउट के तो ऊपर आके बैठते हैं। तो पहले वाले जो मच्छर थे, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत भी, जैसे नॉर्मली पहले गांव में घर के बाहर सोते थे ऐसे, तो उस टाइम पे वो छोटे वाले मच्छर हुआ करते थे बिल्कुल। अब इसमें जो इवोल्यूशन है ये डार्विनिज्म है या लैमार्किज्म है? पहले छोटे मच्छर हुआ करते थे, अब बड़े मच्छर हैं, तो ये लैमार्किज्म है डार्विनिज्म है? क्या बताओगे इसके बारे में? तो पहले तो ये समझो क्या इन बड़े मच्छरों का जो इवोल्यूशन है उन छोटे मच्छरों से हुआ है? ये जो बड़े मच्छर है ना आज के टाइम पे, क्या उन छोटे मच्छरों से बने हैं ये? उन छोटे मच्छरों से नहीं बने हैं ये, वो मच्छर बिल्कुल डिफरेंट थे, ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो क्या होगा, ये डार्विनिज्म होगा। एक्चुअल बात ये होगी कि उस टाइम पर बड़े मच्छर भी होते होंगे, छोटे मच्छर भी होंगे, लेकिन उस टाइम की जो एनवायरनमेंट कंडीशन है केवल उसमें छोटे मच्छर ही सर्वाइव करने में कैपेबल होंगे, तो बड़े मच्छर बहुत कम मिलते होंगे ना, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम रही होगी। फिर अब जो एनवायरनमेंट कंडीशन आई है इसमें उन छोटे मच्छरों का रहना पॉसिबल नहीं हुआ होगा, इसलिए उनकी पॉपुलेशन तेजी से घट गई और इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ गई। तो आज पॉपुलेशन में पूरी तरीके से बड़े मच्छर ही मिलते हैं। इसका मतलब ये लैमार्किज्म है डार्विनिज्म है? अगर लैमार्किज्म होता तो हम बोल के जाते कि उन छोटे मच्छरों में ही धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और वो बड़े मच्छर बन गए। अब आपको पता है कि इतने कम टाइम में इतना इवोल्यूशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो अपने सामने की बात है भाई, अपने 20 साल पहले की बात है ना। 20 साल पहले छोटे मच्छर थे, तो एक नई स्पीसीज बनने में इतना आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है ना, हजारों सालों का टाइम लगता है। तो ये तो अभी 20 साल की बात है, तो 20 साल में आपको पता है कुछ चेंजमेंट तो हुआ नहीं होगा, तो ये क्या होगा फिर, डार्विनिज्म होगा। मतलब लैमार्किज्म को होने में हजारों सालों का टाइम लगता है, और जबकि डार्विनिज्म के लिए कोई 50 साल में भी हो सकता है, 40 साल में भी हो सकता है, 30 साल में भी हो सकता है। जैसे एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज हो तो 5 साल में भी हो जाए डार्विनिज्म तो लागू। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो आने वाले 5-7 साल में ही जो मौत हुआ करते थे ना पहले लाइट वाले, वो सब किस में चेंज हो गए, ब्राउन में चेंज हो गए। मतलब चेंज नहीं हुए, एक्चुअल में ब्राउन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो डार्विनिज्म जो होता है वो कोई 5 साल 10 साल की इंसिडेंट होती है बस, है ना। और जो लैमार्किज्म है वो एक लंबे टाइम की वो होगी, उसमें हजारों सालों का टाइम लगे ना नई स्पीसीज बनने में। तो कोई भी शॉर्ट टाइम में हो रहा है इसका मतलब डार्विनिज्म, और लॉन्ग टाइम में हो रहा है इसका मतलब लैमार्किज्म। तो उसके बाद में फिर लैमार्क की जो थ्योरी थी वो तो थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, लेकिन इसमें ये तक तो ठीक था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। लेकिन उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी कि जो भी उसमें चेंजमेंट होता है वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है। ये बात इन्होंने गलत बोल दी, क्योंकि कोई भी चेंजमेंट होता है, जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हुई तो वो उसकी सोमेटिक जो सेल्स हैं उनमें चेंजमेंट हुआ है, जबकि आपको पता है कि वो वाला चेंजमेंट नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकता। तो इस वजह से जो इनकी थ्योरी है वो क्या हो गई थी, फेल हो गया ना इनकी थ्योरी। फिर दूसरे आए उसके बाद में डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के जो मेन स्टेटमेंट था वो था, आ जाओ तो डार्विनिज्म का मेन स्टेटमेंट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन।
नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी में इन्होंने 4 बातें बताई थी। फर्स्ट बात तो क्या थी, ओवर प्रोडक्शन, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, स्पीसीज हो, वो क्या चाहती है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी हो, तो ओवर प्रोडक्शन होगा। फिर जब ओवर प्रोडक्शन होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, उनमें आपस में रिसोर्सेज की कमी की वजह से कंपटीशन होगा। फिर कंपटीशन होगा तो उसमें मोस्टली मेंबर मारे जाएंगे, तो उस कंडीशन में फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लागू होगा ना, मतलब जो फिट होंगे वो तो बच जाएंगे और बाकी के मेंबर मारे जाएंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 4 स्टेटमेंट होते हैं ना किसमें, डार्विनिज्म में। फिर जो क्वेश्चन है अपना, वो कल जो आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वहां से तो वैसे नहीं आता। अब क्वेश्चन आएगा जो यहाँ से आगे का होता है, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। नेचुरल सिलेक्शन के कितने टाइप हैं, 3 टाइप होते हैं। तो देखो पहला जो आपका टाइप होता है इसमें, उसको बोलते हैं हम डायरेक्शनल। हिंदी माध्यम वालों ने इसको पढ़ा होगा दिशात्मक। ये आपका 12th क्लास में आया था वैसे, है ना, ये नेचुरल सिलेक्शन एनसीईआरटी में भी जिक्र है इसका। लेकिन जहाँ पे एनसीईआरटी में ख़त्म होता है वहाँ से आगे अपना, है ना, शुरू होता है ये नेचुरल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल में क्या होता है, जैसे एनवायरनमेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उस एनवायरनमेंट कंडीशन के अगर अकॉर्डिंग होंगे तब तो वो बच जाएंगे, वरना मारे जाएंगे। जैसे सपोज करो ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। ये ग्राफ है ना, ये पीक पॉइंट है इसका ग्राफ का। पीक वैल्यू कितने पे आके मिल रही है, 5 पर आके मिल रही है। तो ये जहां पर आके मिलती है पीक वैल्यू, इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कितनी है इसमें, 5 है। और इस ग्राफ की जो विड्थ है वो कितनी है, तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9, और ये इधर से लेके यहाँ तक 1 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, है ना। तो या तो आप 5 से 9 इनके बीच में गैप निकाल लो, कितना हो गया, या फिर 1 से लेके 5 के बीच में निकाल लो, कितना गैप हो गया, मतलब 4 का गैप है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब उस मीन वैल्यू से कितना ग्राफ विड्थ है उसकी। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना हो गया बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन, या तो 5 और 9 के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, या फिर 1 और 5 के बीच में निकाल लो। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया ना स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों टर्म समझ में आ गए, मीन वैल्यू 5, स्टैंडर्ड डेविएशन 4। अब क्या होता है कि जैसे अभी जो रिसोर्सेज थे वो सपोज करो इस जगह पर ज़्यादा थे अवेलेबल, है ना, इस 5 वाले पॉइंट पर, तो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म उसी पॉइंट पर मिलेंगे। अब क्या होता है, एनवायरनमेंट कंडीशन हो जाती है चेंज। तो अब चेंज जो एनवायरनमेंट कंडीशन हुई है उसके अकॉर्डिंग जो फीचर्स होंगे जिस ऑर्गेनिज्म में, वो तो सर्वाइव करेगा, और वरना दूसरे टाइप के फीचर होंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये तो है बिफोर नेचुरल सिलेक्शन। आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन क्या देखने को मिलेगा आपको, इस ग्राफ में और इसमें दोनों में डिफरेंस देखो।
अभी इस ग्राफ में मेन वैल्यू बताओ कितनी है? 7 है। स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ इसमें कितना है? कितना है? 4 है बीबी। यहाँ तो 3 से 7 का डिफरेंस निकालो, या 7 से 11 का। कितना हो गया? 4 हो गया। ये जो डायग्राम है ये बिफोर नेचुरल सिलेक्शन, और ये आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल आपको जो भी मिलेगा उसमें एनवायरनमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी जो खास बात है, कीवर्ड है पहचानने का, वो क्या है? इसमें जो आपकी मेन वैल्यू है वो तो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगी, 5 से इधर भी हो सकती थी और उधर भी हो सकती थी, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो चेंज नहीं होगा। इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल देख देते हैं तब आपकी समझ में आए। जैसे सपोज करो जैसे जिराफ के केस में हम बात करें, जिराफ की गर्दन के साइज के केस में बात करें और सर्वाइवलिटी की बात करें, तो देखो जब मतलब नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, उससे पहले की बात करें, तो आपको बताया कि जो छोटी गर्दन वाले हैं वो भी जिंदा रहे होंगे और जो बड़ी गर्दन वाले हैं वो भी जिंदा रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो घास थी। तो घास तो दोनों ही खा सकते हैं, बड़ा वाला भी खा सकता है, छोटा वाला ही खा सकता है। बाकी पेड़ पौधे भी हैं, तो ये मान लो कि छोटा वाला घास खा लेगा और बड़ा वाला पेड़ पौधे खा लेगा, तो दोनों ही उस एनवायरनमेंट कंडीशन में क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो सर्वाइवलिटी के चांस रहेंगे वो किसके रहेंगे उस टाइम पे? मतलब इंटरमीडिएट वाले के रहेंगे, क्योंकि जो बड़े साइज वाला होता है ना उसको गर्दन को नीचे लाने में दिक्कत होती है। आपको पता है ना, बड़े साइज वाला जैसे पानी भी पीता है ना, तो ऐसे नॉर्मल खड़ा होकर नहीं पी सकता, उसको अपनी दोनों टांगों को ऐसे फैलाना पड़ता है तब जाके पानी पी सकता है, क्योंकि उसके जो दोनों पैर होते हैं ना आगे वाले, वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो इस वजह से उसकी जो गर्दन है वो ज़मीन तक लाने में उसको क्या होती है? दिक्कत होती है। तो लेकिन उस एनवायरनमेंट कंडीशन में जो बड़े साइज वाला है वो तो पेड़ों पर सर्वाइव कर लेगा, और जो छोटे साइज वाला है वो घास खा लेगा। और जो इंटरमीडिएट हुआ वो घास भी खा सकता है और पेड़ पौधों को भी खा सकता है, तो उसके सर्वाइवलिटी के चांस उस कंडीशन में ज़्यादा होंगे। जिराफ आपने देखा है ना पानी वानी पीते हुए, वीडियो वगैरह में ऐसे देखा हो, तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में वो उसकी गर्दन जो है ना नीचे तक नहीं आ पाती, क्योंकि उसके आगे वाले पैर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना, इस वजह से उसको दिक्कत होती है ज़मीन तक लाने में। तो अब उस टाइम पे जो इंटरमीडिएट वाले होंगे उनकी सर्वाइवलिटी के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो घास भी खा सकते हैं और पेड़ भी खा सकते हैं। लेकिन जब नेचुरल सिलेक्शन होगा, जैसे जब नेचुरल सिलेक्शन होगा तो उस टाइम पे घास वगैरह क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो अब जिनकी गर्दन का साइज बड़ा होगा उनके सर्वाइवलिटी के चांस ज़्यादा होंगे। अब ऐसा नहीं कि छोटी गर्दन वाले बड़ी गर्दन में चेंज हो गए। डार्विन के अकॉर्डिंग क्या था? उस टाइम पे छोटी गर्दन वाले भी थे, बड़ी गर्दन वाले भी थे और मीडियम वाले भी थे। तो अब एनवायरनमेंट कंडीशन हुई है चेंज। अब चेंज कैसी हुई है? घास खत्म हो गई है। तो अब किसके लिए फेवरेबल कंडीशन है? बड़ी गर्दन वालों के लिए। तो अब इस कंडीशन में जो बाकी के होंगे जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस कंडीशन में नहीं होंगे फिट, वो मारे जाएंगे। तो जिसकी गर्दन जितनी बड़ी होगी उस कंडीशन में, उसके सर्वाइवलिटी के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखें, मान लो ये तो है सर्वाइवलिटी है ना, और इस पे हमने बना लिया गर्दन का साइज। तो दोनों में कैसा रिलेशन होगा? नेक साइज में और सर्वाइवलिटी में। अगर गर्दन का साइज बढ़ता है तो सर्वाइवलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना, जब दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं तो ऐसा बनता है स्ट्रेट लाइन। तो अब इस कंडीशन में जो एनवायरनमेंट है वो दोनों साइड में शिफ्ट हो रहा है या किसी एक साइड में शिफ्ट हो रहा है? किसी एक साइड में शिफ्ट हुआ है। मतलब अब जो बड़ी गर्दन वाले हैं उनको एनवायरनमेंट क्या करके जा रहा है?
फेवर करके जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो मीन वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मान लो पहले जैसे गर्दन का साइज था, मान लो जैसे अब 1 से लेके ये आपने बना दिया, जैसे यहाँ से 1 से लेके 9 तक है ना ये। तो पहले जो 5 वाले थे वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे, अब 7 वाले ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। अपोजिट भी जा सकता है ग्राफ, अपोजिट कैसे जाएगा, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें एक स्नेक के केस में, स्नेक के लेग और उसकी सर्वाइबिलिटी, और ये अब बताओ दोनों में कैसा रिलेशन है। कोई भी स्नेक जो है उसके पैर अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो उसकी सर्वाइबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि पैर उसके चलने में अड़चन पैदा करते हैं ना, वो तो मसल से चलता है। तो अब किसी स्नेक के लेग जितने रिड्यूस होते जाएंगे उसकी सर्वाइबिलिटी चांस उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन दोनों के बीच में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब लेग का साइज बढ़ रहा है लेकिन उसकी सर्वाइबिलिटी कम हो रही है। तो देखो यहाँ पे जो है रिलेशन कैसा होगा, ऐसा रिलेशन बनेगा, है ना। तो इसमें जो एनवायरमेंट है वो आप फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट हुआ है या बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है। अब इसमें जो जितने जिसके पैर जितने छोटे होते जाएंगे उसके सर्वाइबिलिटी के चांस उतने ही बढ़ते जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये जो ग्राफ है ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो अगर आप जिराफ की गर्दन के केस में देखोगे तब तो इस साइड में शिफ्ट होगा, और अगर स्नेक के लेग के केस में देखोगे तो बैकवर्ड साइड में शिफ्ट होगा। तो ग्राफ जो है ना, ग्राफ दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो इसका कीवर्ड क्या निकल के आएगा, डायरेक्शनल का मीन वैल्यू तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम। ये इसका क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो इसमें ये बताओ कि जो एनवायरनमेंट है वो कौन से करेक्टर को फेवर करता है। देखो एक तो होता है एक्सट्रीम करेक्टर, एक होता है इंटरमीडिएट या एवरेज करेक्टर या फिनोटाइप भी बोलते हैं उसको। तो इसमें नेचर किसको फेवर करके जाती है, एक्सट्रीम का मतलब होता है जो या तो सबसे छोटा हो या सबसे बड़ा हो, उसको तो हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। और इंटरमीडिएट या एवरेज मिड साइज वाला हो गया ना। तो इसमें जो नेचर है वो किसको फेवर करके जा रही है, एक्सट्रीम करेक्टर को या एवरेज करेक्टर को। इसमें एक्सट्रीम करेक्टर को फेवर किया है। जैसे अगर जिराफ की गर्दन के केस में देखेंगे तो जिसकी गर्दन का साइज बड़ा है उसके सर्वाइबिलिटी के चांस ज़्यादा हैं, और स्नेक के लेग के केस में देखेंगे तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसके सर्वाइबिलिटी के चांस ज़्यादा होंगे। तो फिनोटाइप या करेक्टर के केस में अगर बात करेंगे तो नेचर जो है एवरेज फिनोटाइप को करेगी फेवर या फिर एक्सट्रीम को करेगी, एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर किया जाएगा, है ना। और एक्सट्रीम में भी किसी एक को या दोनों को, किसी भी एक को फेवर करेगी, दोनों को फेवर नहीं किया जाएगा। जैसे स्नेक के लेग के केस में देखा तो जो सबसे छोटा वाला है उसको फेवर किया गया, जिराफ की गर्दन के केस में देखा गया तो जो सबसे बड़ा है उसको फेवर किया गया। तो दोनों को किया गया, एक को, किसी एक को। तो ये इसका, ये तो ग्राफ के लिए कीवर्ड हो गया ना। और वैसे अगर थ्योरेटिकल आएगा तो क्या लिखोगे इसमें, नेचर फेवर आइदर एक्सट्रीम फिनोटाइप। ये तो थ्योरेटिकल है ना, कीवर्ड हो गया इसका। नेचर क्या करती है, आइदर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक, है ना, दोनों में से कोई एक। तो नेचर दोनों में से किसी एक फिनोटाइप को क्या कर, एक्सट्रीम फिनोटाइप को क्या करेगी, फेवर करेगी। ये तो थ्योरेटिकल आए ना ऑप्शन तब के लिए। और अगर ग्राफिकल आता है तो क्या होगा कीवर्ड इसका, मीन वैल्यू शिफ्ट लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम। ये इसको पहचानने का तरीका है ना, ये डायरेक्शनल होगा कौन सा होगा। समझ में आ गई बात।
अब डायरेक्शनल के बाद में दूसरा कौन सा होता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो अब देखते हैं स्टेबलाइजिंग को। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, जैसे ये एक डायग्राम बना लेते हैं हम पहले। ये ग्राफ है ना, ये बिफोर या आफ्टर, ये बिफोर नेचुरल सिलेक्शन है ना, अभी नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब जब नेचुरल सिलेक्शन हो गया है उसके बाद का डायग्राम। ये आफ्टर। मीन वैल्यू बताओ इसमें, कितनी होगी बताओ मीन वैल्यू, 6 होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ इसमें कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 होगा ना, इस यहाँ भी देख लो, यहाँ भी 4 होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 4। अब उस ग्राफ में देखो ना, आफ्टर वाले में मीन वैल्यू बताओ, कितने मीन वैल्यू बताओ, 6 है। स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ 2। तो इसमें कीवर्ड क्या हो गया इसका, मीन वैल्यू तो सेम है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो गया है, और वो भी बढ़ गया है घट गया है, मतलब जो ग्राफ की विड्थ है इसमें श्रिंक हो जाती है ना, घट जाती है। तो इस वजह से जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये कितना बचा, 2 ही बचा है ना, और यहाँ पर कितना था स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 था यहाँ पर। तो इसका कीवर्ड हो गया मीन वैल्यू सेम, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ना, घट जाएगा। तो ये तो हो गया ग्राफ के केस में। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे बेबी वेट के केस में देखें, मतलब बच्चे का जन्म होता है तो एक तो होता है एवरेज वेट वाला बच्चा ना, सपोज करो जैसे 2.5 से 3 kg हो गया मान लो। एक होता है जिसका वेट ज़्यादा हो, एक होता है जिसका वेट एवरेज से कम हो। तो 3 टाइप के बच्चे हैं, उनमें से किसके सर्वाइवलिटी के चांस ज़्यादा होंगे। देखो जो कम वेट वाला होता है उसके सर्वाइवलिटी के चांस कम होते हैं, जो ज़्यादा वेट वाला होता है उसके प्राइमरी स्टेज में सर्वाइवलिटी के चांस ज़्यादा होते हैं लेकिन लेटर स्टेज में उसके सर्वाइवलिटी के चांस कम हो जाते हैं। तो और जो एवरेज वाला होता है उसके सर्वाइवलिटी के चांस ओवरऑल लेटर तक भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो बेबी वेट के केस में अगर देखेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा सर्वाइवलिटी का, ये तो मान लो इधर
सर्वाइवलिटी है, और इधर वेट हो गया, तो कैसा ग्राफ बनेगा? मतलब ऐसा बनेगा, जैसे सपोज करो वेट शुरू में बिल्कुल कम है तो उसके सर्वाइवलिटी के चांस कम है, अब जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा उसके सर्वाइवलिटी के चांस बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही एवरेज वेट आ जाएगा तो वहाँ पर सर्वाइवलिटी क्या होगी, उसकी मैक्सिमम होगी। फिर उससे ज़्यादा और वेट बढ़ता है तो फिर सर्वाइवलिटी के चांस वापस से कम हो जाएंगे। मतलब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एवरेज वेट है, तो एवरेज वेट वालों की सर्वाइवलिटी के चांस मैक्सिमम रहेंगे। बाकी अगर उससे कम वेट है तो भी सर्वाइवलिटी कम, उससे ज़्यादा वेट है तब भी सर्वाइवलिटी कम। तो इसमें जो नेचर है वो एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर करके जा रही है या फिर एवरेज फिनोटाइप को फेवर करके जा रही है? इसमें एवरेज फिनोटाइप को फेवर किया जा रहा है। तो इसमें जब हम बात करेंगे, जैसे वहाँ पे हमने लिखा था नेचर फेवर आइदर एक्सट्रीम फिनोटाइप, यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेचर फेवर एवरेज फिनोटाइप। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे ना, इस किसमें, स्टेबलाइजिंग में। मतलब ग्राफिकल आएगा तब तो ये रहेगा ना, उसका मीन वैल्यू सेम और स्टैंडर्ड डेविएशन श्रिंक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेचर फेवर एवरेज फिनोटाइप। नेचर एवरेज फिनोटाइप को फेवर करके जाएगी। जैसे एक वर्ड होती है, कोई सी भी वर्ड ले सकते हो, है ना, सबके केस में ये होता है, रोवेन वर्ड है मान लो, है ना। तो क्लच साइज जानते हो, मतलब उसके कितने अंडे देती है वो। तो क्लच साइज में जब हम देखते हैं तो एक तो मान लो उसका नॉर्मल क्लच साइज है 5 से 6 एक्स, एक उससे ज़्यादा हो सकते हैं 10 एक्स, एक उससे कम हो सकते हैं 1 या 2 एक्स। तो कौन सी कंडीशन में उसके सर्वाइवलिटी के चांस ज़्यादा होंगे? कौन से कंडीशन में होंगे बताओ? तो देखो, जब कम एग होते हैं तो वो प्रीडेटर से मारे जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मान लो ज़्यादा होते हैं तो जैसे प्रीडेटर 1-2 को खा जाए बाकी बच जाए ना, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। तो अगर ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा को वो पेरेंटल केयर नहीं दे सकती अच्छे से, तो ज़्यादा तो ऐसे मर जाएंगे पेरेंटल केयर के अभाव में। और कम है तो उसके प्रीडेटर से मारे जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे। भाई ज़्यादा होते हैं तो उनमें से कुछ बच भी सकते हैं, लेकिन अगर मिड होते हैं तो उसमें पेरेंटल केयर अच्छी हो सकती है, तो उनके सर्वाइवलिटी के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो रोबिन बर्ड के केस में जब क्लच का साइज देखेंगे तो कैसा बनेगा? इधर तो सर्वाइवलिटी मान लो, इधर क्लच साइज का मतलब समझो क्या होता है, मतलब कितने अंडे देती है वो, है ना। तो यहाँ भी क्लच साइज का और सर्वाइवलिटी का जो रिलेशन देखेंगे तो कैसा निकल के आएगा? मतलब अगर कम है तो उनके सर्वाइवलिटी के चांस कम, किस वजह से? प्रीडेटर से मारे जाने की संभावना ज़्यादा। और अगर ज़्यादा है तो लो पेरेंटल केयर, तो यहाँ पे तो लेस पेरेंटल केयर, और यहाँ पर प्रीडेशन से मारे जाने के चांस। तो एवरेज क्लच साइज होगा उसमें से मैक्सिमम बच्चों के सर्वाइवलिटी के चांस रहेंगे। तो यहाँ पे भी अगर रोविन बर्ड के क्लच का साइज देखेंगे तो कौन से उसमें रखेंगे इसको? डायरेक्शनल में या स्टेबलाइजिंग में? स्टेबलाइजिंग में रखेंगे। अगर ज़्यादा अंडे होते वहाँ पे सर्वाइवलिटी के चांस ज़्यादा होते तो किस में रखते इसको? फिर डायरेक्शनल में आ जाता। या मान लो जितने कम अंडे होंगे उनके सर्वाइवलिटी के चांस ज़्यादा बताया जा रहा है तो उसको किस में रखते? तब भी डायरेक्शनल में। तो उसमें तो नेचर किसी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर करती। और अगर मैं बोलता कि जिसमें अंडे सबसे कम रहेंगे उनके सर्वाइवलिटी के चांस भी ज़्यादा हैं, और जिसमें अंडे सबसे ज़्यादा रहेंगे उनके सर्वाइवलिटी के चांस भी ज़्यादा हैं, तो किस में रखोगे अब? स्टेबलाइजिंग में या डायरेक्शनल में? तो उसके लिए तीसरा बनाए फिर डिसरप्टिव। उसमें नेचर दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप को क्या करेगी? फेवर करेगी। अब देखेंगे हम
डिसरप्टिव, डिसरप्टिव को हम बोलते हैं, ये पढ़ा था क्या एनसीईआरटी में आया था कभी, विदारक। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये तो हमने बना लिया बिफोर नेचुरल सिलेक्शन, दिया आप लेट हो गए आज। इसका इसमें से अजय वो केवल या तो निकाल दो या इसको इसमें लगा दो इसमें, ठीक है। दिया पता है क्या चल रहा है, डिसरप्टिव का ग्राफ चल रहा है, इसमें डिस्टरबेंस होगा है ना डिसरप्टिव में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ अभी कितना है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मीन वैल्यू बताओ पहले तो, मीन वैल्यू कितनी है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इस 3 से 6 और 6 से 9, यहाँ आप 2 से मान रहे हो, 2 से 6 और 7 से 10 मान लो है ना, तो 7 ये 2 से 6 मान लो कि तो कितना हो गया 4 हो गया ना। वो मतलब यहाँ पे वैल्यू देखी जाती है ना कहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये कितना हो गया 4 निकल के आ गया, तो ये तो हो गया मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बिफोर या आफ्टर, ये होगा बिफोर, ठीक है, ये हो गया बिफोर का। अब आफ्टर का देखते हैं, इसमें इसमें आपको क्या होगा, दो दो मीन वैल्यू मिलेंगी, एक तो यहाँ पे मीन वैल्यू होगी और एक यहाँ पर मीन वैल्यू होगी। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, उसका कुछ कह नहीं सकते। तो इसका जो कीवर्ड है ये है बाइडोमल, डोम जानते हो ना, मतलब कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर होती है उसको डोम बोलते हैं ना, ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर होती है निकली हुई उसको हम क्या बोलते हैं, डोम। तो कितने डोम मिलेंगे इसमें, 2 मिलेंगे। तो इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, बाइडोमल है, मतलब दो दो मीन वैल्यू मिलेंगी इसमें। और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकता है, चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये तो हो गया इसका ग्राफ के लिए ना कीवर्ड। थ्योरी के लिए कीवर्ड क्या होगा इसका, थ्योरेटिकल ऑप्शन आएगा तो उसमें कीवर्ड क्या रहेगा, इसमें नेचर किसी आइदर एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर करेगी या फिर एवरेज फिनोटाइप को करेगी या बोथ फिनोटाइप को फेवर करेगी, बोथ फिनोटाइप को फेवर किया जाएगा इसमें, बोथ एक्सट्रीम। तो ये इसका कीवर्ड हो गया नेचर फेवर बोथ एक्सट्रीम फिनोटाइप। जैसे एग्जाम्पल देखें इसमें, खरगोश जानते हो ना सभी, ये खरगोश है और इसकी 3 तरह के कलर है मान लो, एक तो है आपका मतलब थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में है ना, और एक है इसका
मतलब उसको क्या बोलते हैं हम? एल्बिनो। सिंदूर को हम क्या बोलते हैं? सिंदूरी कलर को सैफरॉन क्या बोलते हैं? अरे सिंध क्या बोल रहे हो? सिंदूर को रानी कलर मारवाड़ी का थोड़ी है वैसे। रानी कलर तो लगभग हर जगह बोलते हैं, ऐसे पिंक कलर को है ना, बर्मिलियन बोलते हैं उसको, सिंदूर को है ना। बर्मिलियन बोलते हैं। और एक दोनों का होता है हाइब्रिड कलर, मतलब एक तो ग्रीन कलर है, एक बर्मिलियन कलर है, और एक दोनों का इनका हाइब्रिड कलर है। तो अब होता क्या है कि ये जैसे इस इलाके में रहते हैं, जैसे यहाँ पे ये तो है माउंटेन वाला इलाका, फिर माउंटेन से सटा हुआ ये इलाका जो है, इसमें खूब खेती बाड़ी होती है, मतलब खूब हरियाली है इसमें। तो ये ग्रीनरी वाला इलाका हो गया, यहाँ तक है ना ये वाला। और इससे सटा हुआ क्या है? माउंटेन है। तो इस एरिया में इसकी रैबिट की 3 स्पीसीज है, मतलब स्पीसीज जिसके 3 कलर हैं, ग्रीन है, वर्मिलियन है, और एक दोनों का हाइब्रिड है। तो अब इसमें किसकी सर्वाइवलिटी के चांस ज़्यादा रहेंगे? तो देखो क्या होता है, जो ग्रीन वाला है ये तो इस हरियाली में रहता है छिपके, और जो बर्मिलियन वाला है इसका कलर जो है ना माउंटेन से मिलता जुलता होता है, गेरुआ कलर जो होता है ना, गेरुआ कलर जैसा होता है ये। तो ये तो माउंटेन में जाके रहता है, तो वहाँ पे प्रेडेटर इसको देख नहीं पाते। अब मारे जाते हैं हाइब्रिड वाले, ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब ये कहाँ पे छिपे बताओ? हाइब्रिड वाले, मतलब दोनों का मिक्स कलर है, तो ना तो ये इधर छिप सकते और ना ही इधर छिप सकते। तो प्रीडेशन सबसे पहले किसका होगा? हाइब्रिड का। तो इस पॉपुलेशन में हाइब्रिड वालों का शिकार सबसे ज़्यादा होगा। कौन कौन बच जाएंगे इसमें? ग्रीन और बर्मिलियन बच जाएंगे। तो इसमें नेचर ने 2 एक्सट्रीम कलर हैं उनको तो फेवर किया, और दोनों का जो एवरेज कलर था उसको नेचर ने फेवर नहीं किया, तो वो मारे गए। तो कौन सा सिलेक्शन होगा ये? कौन सा सिलेक्शन होगा ये? डिसरप्टिव होगा। समझ में आ गया एग्जाम्पल? तो इसमें 2 एक्सट्रीम फिनोटाइप को क्या किया जाएगा? फेवर किया जाएगा, और जो एवरेज फिनोटाइप है वो मारा जाएगा। तो कीवर्ड क्या हो गया इसका? बाइडोमल हो गया ना ग्राफ के केस में, और थ्योरी के केस में क्या हो गया? नेचर फेवर बोथ एक्सट्रीम फिनोटाइप। ये तो आपने लिख लिया होगा, नेचर फेवर बोथ एक्सट्रीम फिनोटाइप। समझ में आ गई बात? तो अब इसको लिख लिया जाए पहले। दिया आपको समझ में आ गया? देखो समझा देता हूं मैं 2 मिनट में। यहां से हमने स्टार्ट किया था ना नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन आपने कल लास्ट वाली क्लास में वहां तक देख लिया था। डार्विन ने 4 स्टेटमेंट दिए थे नेचुरल सिलेक्शन में। पहला वाला था क्या? ओवर प्रोडक्शन, फिर कंपटीशन, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन जो है ये 3 टाइप का होता है। पहला वाला कौन सा है? डायरेक्शनल। इस डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे ये मान लो आपके सामने कोई ग्राफ दिया गया है नेचुरल सिलेक्शन से पहले का। अब क्या होता है, एनवायरनमेंट कंडीशन किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में क्या होती है? शिफ्ट होती है। तो जो आपका मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू तो मतलब जो ग्राफ यहाँ पे पीक पॉइंट बाकी मिलता है, वो मीन वैल्यू तो क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है एक तरफ। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ग्राफ की विड्थ कितनी है यहाँ पे? 5 से 9 मतलब 4 है, वो यहाँ भी बराबर हो गया ना 5 से 9। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना है यहाँ पे? 4। यहाँ पर जब आप देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर भी कितना है? 4। तो इसमें जो आपका मेन वैल्यू है वो तो किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। इसका कीवर्ड होता है, ये लिखा हुआ है, मेन वैल्यू शिफ्ट बट स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम। और थ्योरी के केस में क्या होगा? नेचर फेवर आइदर एक्सट्रीम फिनोटाइप। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था जिराफ की गर्दन के साइज में ना, तो इसमें देखा था जैसे जैसे गर्दन का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके सर्वाइवलिटी के चांस बढ़ते जाते हैं। तो इसमें नेचर ने जो सबसे बड़ी गर्दन वाले हैं उनको फेवर किया, छोटी गर्दन वालों को मार दिया नेचर ने। इसमें आप देखोगे स्नेक की लेग का साइज तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके सर्वाइवलिटी के चांस कम होते जाते हैं, या किसी स्नेक की लेग जितने रिड्यूस होते जाएंगे उसके सर्वाइवलिटी के चांस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे नेचर ने छोटे पैर वाले स्नेक को क्या किया है? फेवर किया है।
तो ये इसमें दोनों उसको फेवर किया है या किसी एक को किया है? तो जिराफ की गर्दन के केस में बड़ी साइज वाले को किया है और स्नेक लेग के केस में सबसे छोटे वालों को किया है। तो नेचर किसी एक ही फिनोटाइप को फेवर करेगी, है ना, एक्सट्रीम वाले को। एक्सट्रीम का मतलब जानते हो, या तो सबसे छोटा या सबसे बड़ा, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं कंबाइंडली? एक्सट्रीम। तो नेचर दोनों को फेवर करती है या किसी एक एक्सट्रीम को करेगी फेवर? किसी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर करेगी। तो ये हमने इसका कीवर्ड इधर लिख लिया है ना, नेचर फेवर आइदर एक्सट्रीम फिनोटाइप। ये इस वर्ड पे ना विशेष फोकस करेंगे ना, आइदर पे। आइदर आ जाए और बोथ आ जाए तो दोनों में डिफरेंस है। आइदर का मतलब क्या होता है? कोई एक, और बोथ का मतलब दोनों। और फिर उसके बाद में है आपका स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग को हम क्या बोलते हैं? स्थायीकारी बोलते हैं इसको, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें नेचर जो एवरेज फिनोटाइप होता है ना उसको फेवर करके जाती है। तो देखो इसमें अपना नेचुरल सिलेक्शन से पहले ग्राफ ऐसे था, अब ये नेचुरल सिलेक्शन के बाद में है। तो देखो इसमें मीन वैल्यू अभी भी वही है दोनों जगह पे 6, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया है? चेंज हो गया है, वो भी श्रिंक हो गया है ना, कम हो गया है। ग्राफ की जो विड्थ है क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इसका क्या बनेगा? मीन वैल्यू सेम और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा ना, कम रह जाएगा वो। और एवरेज मतलब जो हाइब्रिड फिनोटाइप हो गया, मिड फिनोटाइप हो गया, जैसे बेबी वेट के केस में बात करें हम तो एक तो एवरेज वेट वाला बच्चा होता है, एक एवरेज वेट से कम वेट वाला बच्चा होगा और एक उससे ज़्यादा वेट वाला होगा। तो किसके सर्वाइवलिटी के चांस ज़्यादा होते हैं? देखो जो कम वेट वाला होता है वो प्राइमरी स्टेज में मरने के चांस उसके ज़्यादा होते हैं, और जिसका वेट एवरेज से ज़्यादा होता है उसके लेटर स्टेज में मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो एवरेज वाला होता है उसके सर्वाइवलिटी के चांस ओवरऑल ऑल टाइम तक क्या होते हैं? हाई होते हैं। तो इसमें नेचर ने किसको फेवर किया? कम वेट वाले को या ज़्यादा वेट वाले को? एवरेज वाले को फेवर किया। तो इसमें नेचर एवरेज फिनोटाइप को क्या करेगी? फेवर करेगी। और ये रोबिन बर्ड के केस में देखा था हमने क्लच का साइज। क्लच का साइज मतलब होता है अंडे, कितने अंडे देती है ना, नंबर ऑफ एग्स। तो जो कम एग्स होते हैं उनके तो प्रीडेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। मान लो 2 एग दिए तो उनको भी कोई कौवा वगैरह आके खा गया। ज़्यादा होते हैं तो पेरेंटल केयर नहीं कर पाएगी वो, तो वो ऐसे मारे जाएंगे। तो अगर क्लच साइज एवरेज होता है 5-6 होता है तो उनके सर्वाइवलिटी के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे भी नेचर ने किसको फेवर किया है? एवरेज क्लच साइज को। फिर है आपका डिसरप्टिव। ये आपके सामने बताया है ना, जैसे ये ग्राफ था अपना बिफोर और ये है आफ्टर। हाँ तो अब देखो ये ग्राफ ऐसे था, अब इसमें क्या होता है? बाइडोमल हो जाता है ग्राफ, है ना। जो एवरेज फिनोटाइप वाले हैं वो उनको नेचर बिल्कुल भी फेवर नहीं करती है। जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है उनको नेचर क्या करेगी? फेवर करेगी। तो जो यहाँ पर एवरेज फिनोटाइप वाले थे ना, जो 6 पे मिल रहे थे आपको, वो तो खत्म हो गए। जो उससे इधर वाले थे कम वाले वो बच जाएंगे, जो उससे ज़्यादा वाले थे वो बच जाएंगे। और इसमें ग्राफ का कीवर्ड होता है बाइडोमल। और अपना थ्योरी के लिए कीवर्ड होता है इसमें नेचर फेवर बोथ एक्सट्रीम फिनोटाइप। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने देखा है इसमें ये वाला। मान लो कोई रैबिट है, उसके 3 कलर हैं, एक ग्रीन है, एक वर्मिलियन और एक हाइब्रिड है। अब ये मान लो इस इलाके में रहते हैं, मतलब ये यहाँ पे हरियाली है खूब और उससे सटा हुआ माउंटेन है। माउंटेन का कलर कैसा होता है? गेरुआ, जानते हो ना। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने गेरू नहीं देखी होगी। गेरू देखिए क्या? ये माया एनिमल है, प्लांट है? गेरू प्लांट होगा। क्या होगा मनीषा? किस किसने देखी हुई है गेरू? वैसे पता है? कब देखी थी लास्ट टाइम? कनिष्का देखी है कि गेरू? यूट्यूब पे देखिए। देखो गेरू होती है जो पहाड़ वगैरह होते हैं ना, तो पहाड़ में पत्थर मिलते हैं, पत्थर वगैरह को हटाते हैं ना आप, तो पत्थर से सटी हुई बिल्कुल ऐसी मिट्टी होती है, बिल्कुल रेड कलर की होती है। बिल्कुल पत्थर से सटी हुई होती है, रेड कलर की। पत्थर में बीच बीच में खांच वगैरह होती है ना, वो उन खांच में मिट्टी निकलती है जो बिल्कुल रेड होती है, उसको बोलते हैं हम गेरू। हाँ
वो तो गेरू कलर हो गया, लेकिन एक्चुअल में गेरू कलर नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि गेरू एक्चुअल में होती है, मिलती है, मिल गई नीतीश। मतलब गेरू एक सब्सटेंस है? मतलब सॉइल जो पहाड़ों में मिलने वाली सॉइल होती है ना, पत्थरों के साथ में होती है, उसको गेरू बोलते हैं। तो उसका यूज क्या होता था मैं बताऊं आपको। उसको हम लेके आते थे, मतलब मम्मी वगैरह भेजती थी ऐसे, है ना, क्योंकि हमारे गांव में है रंगोली बनाते हैं उससे। हमारे गांव में जैसे पहाड़ है, तो हम वहाँ पे जाते थे पहाड़ पे, तो उसमें हम उस गेरू को इकट्ठा करके लाते, फिर उसको घर पे गोबर के साथ में मिक्स करके वो लीपने के काम में आती थी, मतलब ऐसे। तो उससे रेड रेड हो जाता था पूरा ना एरिया। क्या? खेतों में रेड नहीं मिलती, खेतों में तो वो चिकनी मिट्टी वगैरह वो लेके आते हैं, वो जैसे वो घर में चूल्हा वगैरह बनाना होता है ना, उसके लिए लेके आते हैं स्पेशल। तो उस मिट्टी का यूज ये था कि उसको गोबर के साथ में मिक्स करके, और घर को पहले मतलब दीवार भी पोतते थे ना, लीपते थे उससे, जो कच्चे घर होते थे ना गांव में, तो वो लीपने पोतने के काम में आती थी, है ना, गेरू वो। अब अब हमने तो देख ली लास्ट टाइम गेरू। अब जो हमारे बच्चे वगैरह है ना, उनको नहीं पता क्या होती है गेरू, क्योंकि अब वो कभी जाते ही नहीं, ऐसे काम ही नहीं पड़ा। और अब दूसरी बात, अब पक्के घर हो गए तो उसमें लीपने का काम ही नहीं रहता। मार्बल लग गई मान लो तो कहाँ लीप हो गया अब। पहले ये एक बहुत बड़ा संघर्ष होता था, मतलब इतना बड़ा घर होता था गांव में ऐसे, तो ये घर को लीपना भी है ना, मतलब जैसे गांव में क्या होता है, हर महीने में किसी के दादाजी का वो आता है ना, तिथि होती है, उस पर वो करना पड़ता है ना। तो ये लगभग फिक्स सा होता है ना, जैसे किसी की डेथ हो गई थी दादाजी की उस दिन, तो हर महीने उस दिन मतलब कुछ ना कुछ वो प्रोग्राम किया जाता है ऐसा ना, पूड़ी वगैरह बनाई जाती है, तो उस दिन आपको पूरा घर लीपना पड़ेगा। मतलब ये बहुत बड़ा संघर्ष होता है ना। लेकिन अब तो क्या है, वो मार्बल वगैरह आ गई तो अब वो वाली दिक्कत नहीं रही, लेकिन पहले ये बहुत बड़ा संघर्ष था। तो ये गेरू समझ में आ गया, मतलब जो सिंदूर कलर होता है ना, ऐसा कलर होता है उस मिट्टी का जो पहाड़ों के बीच में मिलती है, रेड कलर सा मान लो आप, है ना, रेड और इसका मिक्स जो हो जाता है ना, ऐसा आता है। तो उसके बाद में जो आपके वर्मिलियन कलर के होंगे, वो तो इसमें छिप सकते हैं आराम से इस बैकग्राउंड में, और जो ग्रीन कलर के होंगे वो इस बैकग्राउंड में छिप सकते हैं। अब हमारे कौन जाएंगे? जो हाइब्रिड एवरेज वाले होंगे ना, कलर वाले, उनको नेचर फेवर नहीं करेगी, वो मारे जाएंगे। बाकी जो एक्सट्रीम फिनोटाइप वाले हैं दोनों, उनको नेचर फेवर करेगी और वो बच जाएंगे। तो इसमें कर्व कैसा मिलेगा अपने को? बाइडोमल मिलेगा। तो इसमें नेचर किसी आइदर फिनोटाइप को सिलेक्ट करती है या बहुत एक्सट्रीम फिनोटाइप को करती है। बहुत एक्सट्रीम फिनोटाइप को नेचर फेवर करेगी। अब अगर समझ में आ गया है तो आप ग्राफ बना लो। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना इसका। और क्वेश्चन आता है तो वो नेचुरल सिलेक्शन से ही आता है। अब कोई ऐसा है जिसको नेचुरल सिलेक्शन समझ में नहीं आया हो? भंवर सिंह आ गया समझ में? ठीक है, अब इसको आप बनाओगे। यहां से बनाओ अब। अब ये हो गया। नेक्स्ट देखो, ये बनाओ इसमें ग्राफ। चेंज करते हैं इसको। ये आपका स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। तो कनिष्क आप बताओ, गेरू एनिमल है प्लांट है?
मुस्कान आपने देखी थी पहले गेरू? नहीं देखी थी ये पहले? हम्म। हम तो पार्ट से लेके आते थे उस टाइम पे। और चूल्हा बनाने के लिए मम्मी मिट्टी मंगाती थी वहां से, 1.5-2 किलोमीटर दूर, मतलब पोखर थी एक, तो उसमें चिकनी मिट्टी मिलती है ना, उससे बनता है चूल्हा। और घर को लीपने के लिए भी थोड़ी सी हल्की चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ती है, तो वो नीचे जब मिट्टी खुदाई करते हैं ना खेत में, 1 1.5 2 फीट, उसके बाद में निकलती है वो। चेंज करें इसको? चेंज करें इसको? बना लिया? अभी इस गेरू के ऊपर तो गाना बना था, आपको बताया ना। रंग दे तू मोए गेरुआ।
ये है ग्रीनरी। क्या बोल रहे हो? इसमें आप लिखोगे बाइडोमल बस। मेन वैल्यू तो दो दो हो जाएंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ भी हो सकता है, वो भी रह सकता है और चेंज भी हो सकता है। बाइडोमल है इसका कीवर्ड, है ना। तो समझ में आया नेचुरल सिलेक्शन? अब इसके क्वेश्चन देख लें फिर।